अभी मैं आता हूं उस टॉपिक पे जिसपे हम लोग बातचीत कर रहे थे, आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी की। हमें अगर अपनी आइडेंटिटी बदलनी है और हम चाहते हैं कि हमारे परिणाम बदल जाएंगे अगर आइडेंटिटी बदलेगी तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, आज भी पूछते हैं, पहले भी पूछते थे कि सर हम आप जैसा बनना चाहते हैं। आपसे कुछ लोग पूछते होंगे, आपकी टीम के लोग जिनको आपके बारे में सारी चीजें नहीं पता। हेलो, तो वो बोलते हैं सर आप जैसा बनना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं फिर उनको? तो आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो और भी बढ़िया बन सकते हो, अच्छे बन सकते हो, ऐसे ही बोलते हैं ना उसको, टालने के लिए। तो मैं भी ऐसे ही टालता रहा कई सालों तक कि नहीं नहीं आप तो बहुत बढ़िया कर सकते हो, नहीं नहीं बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर मैंने एक दिन ऑनेस्टली सोचा कि यार वास्तव में अगर लोग पूछना चाहते हैं तो मैं एक बार देखूं कि मेरे अंदर में क्या क्या चीजें हैं, ताकि मैं लोगों को एक ईमानदार उत्तर दे पाऊं, टालू नहीं उनको। तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सोचा, पहली बार सोचा कुछ साल पहले कि भाई मैं एक केबल ऑपरेटर था, केबल ऑपरेटर से आज मैं अगर डायमंड के लेवल पे पहुंचा तो किन वजहों से पहुंचा, क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ है। फिर मैंने कुछ चीजें मैंने लिखी, कुछ फिर मैंने घर पे मैडम से बात की, सुदेश से। मैंने कहा सुदेश तुम्हें क्या लगता है मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है? तो सुदेश ने पहले तो कमियां गिनाई 10-20 तो फिर उन्होंने कुछ स्ट्रेंथ बताई कि नहीं आपकी ये अच्छा है, ये अच्छा है। फिर मैंने भी देखा कि हाँ ये सही है या नहीं है, तो फिर वहां से कुछ मैंने चीजें ली। फिर मैंने ऑनेस्टली कोठारी सर से, बीसी सर से, केसी सर से, जिनके साथ मैंने क्लोजली काम किया, मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा सर आपको क्या लगता है कि मेरी सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? तो पहले तो उन्होंने भी टालने की कोशिश की, फिर मैंने थोड़ा सीरियसली बातचीत की तो फिर कुछ चीजें वहां से निकल के आई। तो ऐसी लगभग 14 चीजें निकल के आई जो मुझे लगता है कि उन चीजों ने एक केबल ऑपरेटर को एक डायमंड बना दिया। और ये चीजें कहीं ना कहीं जरूरी है मेरे जैसा बनने के लिए, मेरे जैसा लेवल लेने के लिए। तो हो सकता है 100% आप पे लागू नहीं हो, लेकिन काफी हद तक लागू होंगी रेफरेंस के रूप में। तो वो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट, इमोशनल ड्रीम। ड्रीम की हम सब लोग बातचीत करते हैं और ड्रीम आपने लिखे भी होंगे, लेकिन इमोशनल ड्रीम सबसे ज्यादा ताकतवर रहता है, जिसमें भावनाएं जुड़ी हैं, कोई दर्द है उसमें। मेरे पास एक इमोशनल ड्रीम था। मैंने आरसीएम की शुरुआत की फरवरी 2001 में, और 2 साल पहले, उससे लगभग 1.25 साल पहले, 1999 में, 1999 में अक्टूबर में मेरी मदर एक्सपायर हो गई। और जब मेरी मदर एक्सपायर हुई उस समय मेरी उम्र थी, मेरा बर्थ है 72 का, तो लगभग 26-23 साल की मेरी उम्र थी। और परिवार में मैं बड़ा हूं सबसे 5 भाई बहनों में, तो मदर के साथ बड़ा अटैचमेंट था। और उस अटैचमेंट का एक बड़ा कारण ये भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी मदर पे, मेरे पे बड़ा भरोसा था। जब हमारे पास में कुछ भी नहीं था, गांव में रहते थे, और पड़ोस में चाचा ताए जो भी लोग थे, उन्होंने, किसी ने शहर में प्लाट ले लिया था, किसी ने मकान बना लिया था, तो हमारे पास कुछ नहीं था। तो उस समय मेरी मदर कहती, जब आपस में बातचीत होती थी परिवार में, कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, फिर देखना क्या क्या करेगा। तो वो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं समझता था, लेकिन वो मेरे दिमाग में वो चीजें स्टोर थी। तो मेरी बड़ी अच्छी, जब कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है ना, तो आपकी अटैचमेंट और ज्यादा हो जाती है। तो बड़ी अटैचमेंट थी। हमने उनका बड़ा लंबा इलाज करवाया, लगभग 1 साल तक। किडनी उनकी खराब हो गई थी दोनों, और पैसा नहीं था, डायलिसिस भी करवाते रहे। पिताजी टीचर थे, उनके जितने भी फंड थे वो सारे निकलवा के वो खर्च कर दिए हमने। और मतलब ऐसी स्थिति होगी कि अब नहीं कर सकते। हालांकि हम कोशिश कर रहे थे कि किडनी को ट्रांसप्लांट करवाएं, उसमें भी बड़ा खर्चा था। और वो सब सोचते सोचते कैसे अरेंज करें, क्या करें, वो सब दिमाग में चल रहा था। फाइनली हम उनको बचा नहीं पाए, वो हमें छोड़ के चली गई। और उसके बाद में
ऐसा लगा कि जैसे है ना, अब जीने की कोई कारण नहीं बचा, नहीं कोई कारण। तो वैसी परिस्थितियां, वैसी मनस्थिति रही 10, 12, 15 दिन तक। समय के साथ में धीरे धीरे चीजें बदली, और एक चीज समझ में आई उस समय, उस घटना से, कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी चीज है। पैसा इतनी जरूरी चीज है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी व्यक्ति को जिंदा रख सकते हो। लोग कहते हैं ना कि सांसें नहीं खरीदी जा सकती। मैंने ये महसूस किया कि हमारे पास पैसा होता तो मैं अपनी मदर की सांसें खरीद सकता था। और चीजें बदली, कुछ करने की इच्छा, तमन्ना, धीरे धीरे चीजें पटरी पे आई। फिर मुझे आरसी मिला फरवरी 2001 में। आरसी मिलने के बाद में मैंने ज्वाइन किया मोबिलाइज करने के लिए दोस्त को लेके। लेकिन जब मैंने 1-2 मीटिंगें देखी, और मीटिंग में जब मैंने एग्जाम्पल देखे इनकम के, कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है, मुझे लगा कि यार पैसा तो है यहाँ पे, और ईमानदारी से आ रहा है, छल छपट का पैसा नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, इज्जत भी मिल रही है लोगों को। तो मेरा एक इमोशनल ड्रीम कनेक्ट हुआ कि मैंने आरसीएम से बहुत सारा पैसा कमाना है। इतना पैसा कमाना है कि जो घटना मेरे साथ 2 साल पहले घटी, जिंदगी में कभी मेरे साथ ऐसी घटना नहीं घटी। और मैंने उसके बाद में पागलों की तरह काम किया। 28 दिन घर से बाहर रहा, ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट में 24-36 घंटे की ट्रेवल किया। क्यों किया? इमोशनल ड्रीम था। पैसा कमाना है, क्यों कमाना है ये मालूम था। तो आप भी अपना कोई ना कोई इमोशन ढूंढिए। हमारी जिंदगी में ना बहुत सारी दुख तकलीफें हैं, उसको ढूंढिए, पाइए। कोई किसी आदमी ने आप पे कोई ताना मार दिया, कभी पारिवारिक दृष्टि से मार दिया, किसी रिश्तेदार ने मार दिया, वो जो ताना था ना, वो आपका इमोशनल ड्रीम हो सकता है कि उसने बोला था उसको करके दिखाना। ड्रीम उधार के मत रखिए। हम बहुत बार किसी की गाड़ी को देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे भी यही चाहिए, वो लंबे समय तक काम नहीं करेगी। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, हालांकि गांधी जी की बायोग्राफी में ये क्लियरली नहीं लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा कारण रहा होगा गांधी जी का आजादी के आंदोलन में कूदने का। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर निकाल दिया और ये कहा कि इंडियंस अलाउ नहीं है फर्स्ट क्लास में चलने के लिए। उस समय शायद गांधी जी का एक इमोशनल ड्रीम कनेक्ट हुआ। उन्होंने अंदर ही अंदर सोचा कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, एक दिन मैं तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। अदरवाइज इतना पागलपन नहीं आता। बच्चों को छोड़ दिया, पत्नी कहां है कोई मालूम नहीं, राइट? तो आपका भी क्या ऐसी चीज है, और मैं चाहूंगा कि आप इस जोन में हैं अभी, आप थोड़ा इस बारे में सोचिए और लिखिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए सोचने को, लिखिए। 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। कोई घटना, कोई बात, कोई दर्द जीवन का, पुश्तैनी जमीन बिक गई, वो शायद आप लेना चाहते हैं। रिश्तों में किसी वजह से दरार आई, उसको आप भरना चाहते हैं। पत्नी ने कुछ बोल दिया, बच्चे ने कुछ बोल दिया, पिताजी ने कभी गुस्से में कुछ बोल दिया, कुछ भी हो सकता है। पड़ोसी ने कुछ बोला, किसी ने आपके फैमिली मेंबर को कुछ ऐसा बोल दिया था जो आपको पिंच हुआ और आप उसका बताना चाहते हैं। तो जब तक वो इमोशन नहीं आएगा ना, तब तक ऊर्जा नहीं निकलेगी अंदर से, एनर्जी नहीं निकलेगी, पागलपन नहीं आएगा। 28 दिन घर से बाहर नहीं रह पाएंगे। फिर बारिश होगी तो आपको तकलीफ देगी। आप ये सोचेंगे कि ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है, जाऊं या नहीं जाऊं। लेकिन अगर आपका वो कोई इमोशनल ड्रीम है ना, फिर आप पहाड़ों को भी चीर के चले जाएंगे।
आपने एक मूवी देखी होगी मांझी, मांझी द माउंटेन मैन। उस बंदे ने पहाड़ तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? इमोशन था, भावना थी। उस पहाड़ की वजह से उसकी वाइफ की डेथ होगी जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसको लगा कि नहीं, इस पहाड़ को नहीं छोड़ूंगा मैं, इससे रास्ता बना के छोड़ूंगा। प्रशासन से बढ़ गया सबसे, लेकिन उसने कर दिया। तो इमोशन में बहुत ताकत है कहीं ना कहीं। लिख लिया? राइट। ये मेरे पास में था, ये आपके पास होगा तो ये काम करेगा आपके लिए। 100% एनर्जी ऑन बिजनेस। मैंने अपनी जितनी भी क्षमता थी वो 100% आरसीएम पे लगाई। परिणाम आपको 100% से ही मिलेंगे। विज्ञान ऐसा कहता है कि जब आप पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म तो हो जाता है, लेकिन उसको वाष्प बनने में पर्टिकुलर एक टेम्परेचर चाहिए। मान लेते हैं वो टेम्परेचर 100 चाहिए, 100 डिग्री, तभी वाष्प बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार से जब तक हम अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगाते हैं तब तक परिणाम नहीं मिलते हैं। आरसीएम में आने से पहले क्रिकेट को मैं बड़ा पसंद करता था। इंडिया में क्रिकेट टीम में कौन कौन है, उसके कितने रन हैं, किसके खिलाफ उसने शतक मारा, सब मेरे पास में याददाश्त। पागल था मैं। अगर मैच आ रहा है तो और कुछ नहीं देखना। गांव में ताश खेलने की मेरे को ऐसी लत लग गई थी, मैं ताश बहुत खेलता था। हमारे वहां आस पड़ोस में 2-3 एयरफोर्स वाले बंदे थे, तो वो छुट्टी में आते गर्मियों की, और उस समय नए नए ताश के खेल बताते कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। पता नहीं कितने ताश के खेल मुझे आते थे। लेकिन जब मैं आरसीएम में आया, मैंने कभी ताश के पत्ते नहीं उठाए। मैंने क्रिकेट को भूल ही गया मैं कब मैच होना है, क्या होना है। क्योंकि अगर आपकी ऊर्जा केंद्रित नहीं होगी, वो बिखरी रहेगी, तो आपको बड़े परिणाम कभी नहीं मिलेंगे। जिस दिन आपकी 100% ऊर्जा लग जाएगी, उस दिन चमत्कार हो जाएंगे। शुरुआती दिनों में मुझे बड़े अच्छे से याद है, मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। सुदेश की तबीयत बहुत खराब रहती थी और अजीब सी बीमारी थी। अचानक बात करते करते उनकी जाड़ी बंद हो जाती, बेहोश हो जाते। आप इमेजिन करके देखिए वो घटना। मैं 500 किलोमीटर दूर हूं कहीं पे, विशाल की उम्र 4-5 साल। वो पड़ोस के घर में जाता है, पड़ोसी के यहां से फोन करता है कि पापा मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, और मेरी 5 दिन और मीटिंग होनी है। उस समय मैंने अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया। 1999 में मेरी मदर एक्सपायर हुई। पिताजी को ज्यादा टाइम देना चाहिए था ताकि उनको अकेलापन थोड़ा कम हो। वो, हम जींद में रहते थे, वो गांव में रहते थे 40 किलोमीटर दूर। वहां पे उनकी ड्यूटी थी, टीचर थे। वो सैटरडे संडे ही घर आते थे हमारे पास में जींद में। सैटरडे संडे मैं घर पे कभी नहीं मिलता था उनको। 6-6 महीने हमें एक दूसरे की शक्ल देखने वो हो जाते थे। तब जाके 5 साल के बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको 5 साल तो लगाने पड़ेंगे। या तो वो 5 साल अभी लगा लो, या आज से 15 साल बाद लगा लेना, भी धीरे धीरे करते रहो। कभी कभी किया, थोड़ा बहुत एनर्जी लगाई, और या फिर जिंदगी भर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, राइट। तो इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको, देखिए आप सब लोग काम कर रहे हैं, वो प्राप्तियां क्यों नहीं हो रही हमें? वो प्राप्तियां इसलिए नहीं हो रही हैं
क्योंकि हम 100% तक नहीं जा पा रहे। 70 पे पहुंच जाते हैं, 80 पे पहुंच जाते हैं, 90 पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वाष्प तो कब बनेगी पानी में? जब 100 पे पहुंचे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटी पे लाने की जरूरत है। सब कुछ भूल जाइए, घर में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, अपने आप को भूल जाइए, खो जाइए सब कुछ पागलों की तरह, और प्रोडक्टिव काम कीजिए, उसके लिए प्लानिंग के साथ में काम कीजिए, फिर कुछ बड़ी प्राप्तियां होंगी। क्योंकि पंडित जी ने बोला है आराम कर कविता में, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर को कुछ लज्जतें कुर्बान। कुछ चीजें तो कुर्बान करनी पड़ेंगी, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तभी बड़ी प्राप्तियां होंगी। तो मैंने सभी एनर्जी एक जगह लगाई, किसी कंपनी की तरफ नहीं देखा। बहुत बार हमें ना कंपनियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करनी होती है कि चलो कोई आ रहा है तो प्लान तो देख ही लेता हूं, क्या है क्या चल रहा है। मैंने कुछ नहीं देखा। तो ये एक मेरी स्ट्रेंथ रही, टॉप प्रायोरिटी एंड नेवर कैंसिल मीटिंग। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता आरसीएम रही, सबसे पहले आरसीएम, बाकी सारी चीजें बाद में। और कभी कोई मीटिंग कैंसिल नहीं की। ये परमात्मा की विशेष कृपा रही कि जो मीटिंग दे दी, चाहे वो होम मीटिंग थी, तो वो डिलीवर हुई। और जब आप ऐसी कमिटमेंट करते हैं तो फिर ऊपर वाला भी आपको सहयोग करता है। कर सकते हैं आप? yes! लर्निंग एटीट्यूड रहा हमेशा। आज भी मैं हमेशा नोट्स बनाता हूं, डायरी में लिखता हूं या मोबाइल में नोट्स बनाता हूं। मीटिंग शुरू होने से पहले हॉल में पहुंचता हूं, मीटिंग खत्म होने के बाद में निकलता हूं। बीच में कोई पानी नहीं, कोई चाय नहीं, कोई जाना नहीं। उस प्रकार से अपना प्लान करके रखता हूं कि मुझे उठना नहीं पड़े। हेलो, यस सर। बहुत सारे लोग, आप देखिएगा अभी 7 जुलाई के प्रोग्राम में, मैंने देखा नहीं, विशाल ने मेरे को बताया है कि पापा ऐसा क्यों होता है कि 10% लोग बाहर ही घूमते रहते हैं मीटिंग में। मतलब हॉल में प्रोग्राम चल रहा है, आए हैं 500 किलोमीटर से, बाहर घूम रहे हैं, और एक दो नहीं 10% लोग। मतलब 10,000 लोगों का प्रोग्राम है तो 1,000 लोग तो वहीं घूम रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई पकौड़ी खा रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, और फिर लोग कह रहे हैं सफलता नहीं मिलती। तो आपने देखना है पहले तो कहीं आप तो वैसे नहीं हो, और कहीं आप निकल नहीं जाओ कि चलो मैं ढूंढ के लाता हूं, मेरे वालों को पकड़ के लाता हूं, तो आप भी मिस कर दोगे, राइट? तो लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, हर किसी से सीखिए। कोठारी सर ने बोला है कि अगर आपकी सीखने की इच्छा नहीं है तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपको कुछ नहीं सिखा सकता, और अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो एक छोटा सा बच्चा और नाली में पड़ा हुआ शराबी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो वो लर्निंग एटीट्यूड आपका हमेशा रहना चाहिए, राइट? कल हम लोग चंडीगढ़ में थे, मैं बहुत एक्साइटेड था कि डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ को, उस बंदे को जिसने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया है, जो बच्चों को पढ़ाता है, उसको 2-2.5 घंटे सुनने का मौका मिलेगा। वो पहले से ही मैं उस जोन में चला गया था, लर्निंग जोन में, और मैंने नोट्स बनाए और बहुत कुछ सीखा, राइट? तो ये मेरा पहले भी था, आज भी है। लॉयल्टी टुवर्ड्स प्रोडक्ट, कंपनी एंड अपलाइन। 3 चीजों के प्रति मेरी वफादारी शुरू से रही। प्रोडक्ट्स को लेके, प्रोडक्ट जो आरसीएम में आ गया तो फिर आरसीएम का ही यूज करना है, दूसरा खत्म। पेस्ट खत्म हो गया तो 2 दिन पेस्ट नहीं किया, अगर इस्तेमाल करना है तो आरसीएम ही करना है। आरसीएम में बीच में शर्ट आना बंद हो गई थी, अब पहननी है तो आरसीएम की पहननी है। कुर्ते पजामे का कपड़ा आता था 4 मीटर, रामकृष्ण जी को याद होगा, तो 4 मीटर कुर्ते पजामे का कपड़ा लिया, उसमें से शर्टें सिलवाई और पहन लिया। हेलो, yes, तो
तो आपको भी कुछ ना कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। आरसीएम के साड़ी सूट बहुत कम आते थे, तो मैं सुदेश से मैं उनको बोलता था कि यार आरसीएम के पहन के चलो, थोड़ा अच्छा लगेगा, एक अच्छा मैसेज आएगा। तो एक ही कलर की साड़ी आती थी पहले, तो कई सारी आने लग गई। तो बोले कि एक ही कलर में कैसे पहनूं? मैंने कहा तुम इसकी साड़ी बना लो, इसका एक सूट सिलवा लो। उसने एक सूट सिलवाया थोड़ा डिजाइनर सा, एक गाउन सिलवा लिया, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करके, और वो कई सारी ड्रेसेस हो गई उसकी। तो आपको कुछ ना कुछ आइडियाज, कुछ ना कुछ क्रिएशंस आपको करने पड़ेंगे, राइट? तो वो मेरा रहा, प्रोडक्ट को लेके रहा, कंपनी को लेके रहा। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आया भी कि सर थोड़ा प्लान तो देख लो, मैं उससे हाथ जोड़ता और मैं बोलता कि सर मान लिया मैंने, आपका प्लान बहुत बढ़िया है। बोले सर ऐसा प्रोडक्ट आया है धमाका करेगा। मैंने कहा बिल्कुल धमाका करेगा, लेकिन सर मैंने तो कसम खाई है कि मैं जिंदगी भर आरसीएम के साथ में जुड़ा रहूंगा। तो वो कमिटमेंट देख के लोग फिर पीछे हट जाते, बोलते कि नहीं मेरा प्रोस्पेक्ट नहीं है, और वो कभी नहीं आते थे। तो वो कंपनी के प्रति रही, वो अपलाइन के प्रति रही। अपलाइन के प्रति अगर आपका ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, उनके प्रति एक अच्छी भावना है, तो फिर वो बहुत ज्यादा काम करती है। बहुत बार हमें लगता है कि अपलाइन का जो सेकंड ग्रुप जो हमारी क्रॉस लाइन रहता है, उससे हम पंगे लेते रहते हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं यार ये नहीं बढ़ना चाहिए। तो अगर भावना वैसी रहेगी तो फिर अपलाइन कैसे आपको सपोर्ट करेगा? तो भावना का सारा मैटर है। तो परमात्मा ने मेरी हेल्प की कि एक अच्छी भावना रही सभी के प्रति, इसलिए उसका सम्मान भी मिला, प्यार भी मिला उसी एवज में। आउट ऑफ टाउन वर्क, इस पे मैं जरूर थोड़ा बातचीत करना चाहता हूं। देखिए, अगर आपके बड़े टारगेट हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं, आपने कहा कि स्टार रूबी बनना चाहते हैं, तो आप अपने शहर से, अपने आसपास से बड़ा वॉल्यूम नहीं कर सकते। बीसी सर कहते हैं कि आपकी जो जन्मभूमि है वो आपको रोजी रोटी दे सकती है, लेकिन कामयाबी नहीं दे सकती। हेलो, यस सर। आपको कामयाबी चाहिए? कामयाबी के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। हमारे देश में जिन लोगों को बड़ा सम्मान मिला है, वो सारे के सारे वो लोग हैं जो बाहर गए। जैसे जितने भी बड़े व्यापारी हैं वो सारे, जैसे मारवाड़ी एक कम्युनिटी है, मारवाड़ पर्टिकुलर एक एरिया है राजस्थान का, 2-3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो वो मारवाड़ी लोग, चूंकि वहां पे पानी नहीं था, फसलें नहीं होती थी, तो उनकी मजबूरी थी वो बाहर निकले, और बाहर निकले तो बाहर की मिट्टी ने उनको कामयाब बना दिया। साउथ में चले जाइए आप, चेन्नई में एक पूरा का पूरा एरिया मारवाड़ियों का है, और वो बिजनेस को लीड कर रहे हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पे ज्यादा जो बड़े बिजनेस हैं वो सारे के सारे मारवाड़ी लोगों के हाथों में। तो आप जब घर से बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, एक तो ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, ज्यादा आप मेहनत भी करते हैं, बहुत सारे उसके बेनिफिट हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तैयार है निकलने के लिए? 2 तरीके से आप बाहर जाइए। एक तरीका हो सकता है कि आपकी टीम बाहर चली गई है, आप उसको फॉलो करते हुए बाहर जाएं। मैंने दोनों तरीकों पे काम किया। पहले तरीके पे काम किया मैंने शुरुआत में, एक फौजी साहब ने बिजनेस को ज्वाइन किया, जगत सिंह फौजी। छुट्टी में आए थे, किसी ने उनको आरसीएम का किट दे दिया, और फौजी साहब इतने दीवाने हुए आरसीएम के, वो 2 महीने घर नहीं टिके, सारे रिश्तेदारों को ज्वाइन करवा दिया उन्होंने। और उसी जोन में वो वापस जा रहे थे, फुल एक्साइटेड। वापसी में ट्रेन में जब टीटी चेक करने के लिए आया, तो उन्होंने बोला कि टिकट तो बाद में चेक करना, पहले मेरे पास बैठे खास बात बताता हूं। तो टीटी को प्लान बता दिया उन्होंने। और जब एक्साइटमेंट आपका रहता है ना, सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, तो उन्होंने इतने एंथुजियाज्म से प्लान दिखाया,
फौजी आदमी ने, टीटी बड़े मतलब क्या बोलेंगे हम, बड़े सातिर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत सारे लोग उनको मिलते रहते हैं। लेकिन उस एक्साइटमेंट की वजह से टीटी साहब ने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद में टीटी साहब को उन्होंने बोला कि देखो मैं तो अभी चला जाऊंगा बॉर्डर पे, बांग्लादेश बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी थी, बीएसएफ में थे, और ये मेरे प्लाइन है, ये इनका नंबर है, इनसे बात कर लेना। तो वो टीटी साहब का मेरे पास फोन आया, जी मैं मालदा टाउन वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, और एक फौजी मिले थे मेरे को, जगत सिंह जी, उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया है और मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, आप आओ। मैंने कहा जी आप कहाँ हो? बोले जी मैं वेस्ट बंगाल मालदा टाउन। मैंने ये कहाँ पड़ता है? बोले जी वहाँ पड़ता है। मैंने कहा जी कैसे आऊँ? बोले जी ट्रेन से आओ। टीटी थे तो बोले ये ट्रेन जाती है ब्रह्मपुत्र मेल, दिल्ली से 9 बजे चलती है। तो मैं पहली बार मालदा टाउन गया, तो मैंने फॉलो किया जहाँ मेरा बिजनेस गया, मैं उस स्टेशन पे गया, और वहां जाने के बाद मैंने काम किया, मेहनत किया, लगातार वहां जाता रहा, और लगभग 20 करोड़ रुपए महीने का वॉल्यूम उस ग्रुप से आता है मुझे। तो एक तो तरीका ये है, आपकी टीमें जहां गई हुई हैं उनको ढूंढो और वहां पे जाके आप काम करना स्टार्ट करो। मैंने जगत सिंह फौजी जी के भरोसे नहीं रहा, और बीच में बहुत सारे लोग थे। बहुत बार है ना, बीच में सोचते हैं कि यार अच्छा एक बार मैं चला गया, अब तू जा, फिर अब तू जा, बीच में जो प्लान ना सबकी ड्यूटी लगा देते हैं। तो ड्यूटी लगाने से ना तो रिश्ते बनते हैं अच्छे से, और वो सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। जो मालदा टाउन वाली टीम है, उनकी अपलाइन में मालूम कौन कौन आते हैं? उनकी अपलाइन में जगत सिंह फौजी थे, बीच में कई सारे लोग थे, वो नहीं है। उनके अलावा जिनको आप जानते हैं अच्छे से, उनमें एक आते हैं विजयपाल विरोधिया जी, एक आते हैं राकेश शर्मा जी, 2 बड़े लीडर हैं। पहले 1 साल मैंने किसी को नहीं भेजा, पहले 1 साल लगातार मैं गया ताकि मैंने लोगों से मेरे एक बार रिश्ते बन जाए, और जब वहां पे रॉयल्टी आ गई, फिर मैंने पहली बार विजय विरोधिया जी को बोला, मैंने कहा अब आपने जाना है। ग्राउंड बना के जब तैयार हो गया था, और उसके बाद में फिर राकेश शर्मा जी को मैंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया। तो आपको भी पेन लेके अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आपने ग्राउंड पे जाके इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा लोगों के कल्चर को, व्यवहार को, रिश्ते बनाने पड़ेंगे, क्योंकि रिश्ता बन जाता है ना तो फिर बंदा बिजनेस नहीं छोड़ता। कर सकते हैं ऐसा? yes. दूसरा तरीका यह है कि आप सोचें आपने बिजनेस कहां करना है। आप डिसाइड करें कि मैंने बिजनेस करना है बॉम्बे, या मैंने बिजनेस करना है, और कौन सा शहर है हमारा, लखनऊ करना, कहीं पे भी आप सोचें। उस पहले हमारे यहाँ पे आरसीएम टाइम्स आता था फिजिकली, अभी तो ऑनलाइन मिल जाता है आपको। तो रामकिशन जी को और सुनील जी को आइडिया होगा, उसमें आरसीएम टाइम्स में एक तो पिकअप सेंटर के वो आते थे, अपने नंबर्स आते थे, और मीटिंगें आती थी। सेंटर भी ज्यादा नहीं थे और मीटिंग भी ज्यादा नहीं होती थी इंडिया लेवल पे। तो वो आती थी कि भाई यहाँ पे मीटिंगें हैं, ये व्यक्ति जा रहा है, और ये सेंटर्स हैं, हरियाणा है तो हरियाणा में ये नंबर दिए हुए। मैं जब भी वो न्यू आरसीएम टाइम्स हर महीने आता था, वो टूल का काम करता था, तो मैं देखता यार इसमें साउथ का न तो कोई स्टेशन है, ना कोई मीटिंग हो रही है। तमिलनाडु इतना बड़ा नक्शे में देखते हैं, बहुत बड़ा है, कोई मीटिंग नहीं है। केरला है, कर्नाटका है, आंध्रा है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई सेंटर नहीं है। तो हमेशा मेरे जहन में ये था कि आरसीएम का जिस प्रकार का प्रोडक्ट है, तो वहां इस प्रोडक्ट को लोग पसंद करेंगे, तो ये तय है ये बिजनेस वहां भी जाएगा। लेकिन आज नहीं है, जो शुरुआत करेगा उसको उसका एडवांटेज मिलेगा, जो शुरुआत करेगा एडवांटेज मिलेगा। ये मैं देख चुका था, क्योंकि मैंने पंजाब में शुरू किया, तो पंजाब में ज्यादा मेरा बिजनेस हो गया था। मैं मालदा टाउन में किया था, मालदा टाउन के आसपास में जितने सेंटर थे वो मैक्सिमम मेरी टीम से थे, तो मुझे लगा कि ये स्थिति वहां पे भी होगी। अब समस्या ये थी कि वहां मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन बार बार सोचता था कि यार साउथ में बिजनेस करना है, साउथ में करना है। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते मुझे मालूम चला कि जब मैं केबल टीवी का बिजनेस करता था, उस समय जो हमें एम्पलीफायर और केबल की तारें सप्लाई करता था, जो सेल्स का एक बंदा था देवेंद्र अरोड़ा, उसकी ट्रांसफर हैदराबाद हो गई है। तो किसी ने बोला यार देवेंद्र हैदराबाद चला गया, तो मैंने उसका नंबर ढूंढा, तो मैंने उसको
मैंने कॉल किया, मैंने कहा देवेंद्र भाई क्या हालचाल? बोले ठीक ठाक। कैसे फ़ोन किया? मैंने कहा मैं हैदराबाद एक बार आना चाहता हूँ, कुछ काम है, मिलेंगे और आरसीएम करेंगे। तो बोले नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं करेगा आरसीएम, यहाँ तो वो बड़ा अलग ही बंदा था। तो बोलता नहीं नहीं, यहाँ के लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, बड़ा उल्टा पुल्टा बोलता था। तो एपी की, आंध्र प्रदेश की उसने अलग ही फुल फॉर्म बना रखी थी, वो बताऊंगा तो मैं ठीक नहीं रहेगा। तो बनी नहीं बात। तो फिर मैंने 2-3 महीने बाद फिर फोन किया, मैंने कहा यार हैदराबाद में घूमना चाहता हूँ, सुना कई सारी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें। बोले हाँ घूमने के लिए बढ़िया, आ जा। तो मैं ऐसे करके हैदराबाद गया। और पहली बार जब मैं हैदराबाद गया, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कलकत्ता से ट्रेन पकड़ी और कलकत्ता से सिकंदराबाद एक ट्रेन चलती थी सर, वो छोटी मीटर गेज वाली, वो इतनी धीरे चलती थी कि आप उतर के पानी पी के वापस चढ़ जाओ उसमें, और इतनी स्लो स्लो चलती थी। तो वो ट्रेन ने पता नहीं 48 घंटे या 50 घंटे कितने लिए मुझे कलकत्ता से सिकंदराबाद पहुंचाने में। और मैं वहां गया, देवेंद्र से मिला, बात बात की, तो वो किसी से नहीं मिलवाए मेरे को। मैंने बोला यार ये जो तेरा मकान मालिक है इससे मिलवा दे। तो फाइनली वो छत पे घूम रहा था, तो मैं ही जाके उससे मिल लिया। मैंने कहा मैं देवेंद्र का दोस्त हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो मैं उससे मिला, बातचीत की उससे। हिंदी की थोड़ा इशू था, लेकिन फिर भी टूटी फूटी बातचीत की। और मैंने उसको थोड़ा बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा सेंटर है। बोले ठीक है जी मैं कर लूंगा। तो तैयार हो गया। तो बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा एक किट आती है। बोले हाँ किट भेज दो मेरे पास में। एक मैं लेके गया था तो मैंने उसको दे दी। मैंने कहा पैसे? बोले अभी तो नहीं है, अगली बार दे दूंगा। तो उधार में मैंने किट दे दी। फिर वो बोला यार मैंने कई सारे लोगों को तैयार कर लिया, तो वो किट लेने के लिए तैयार है, किट कहाँ से लाऊं? मैंने कहा जी किट तो यहाँ पे तो है नहीं। तो पहले हमारे यहाँ एक सिस्टम रहता था जिसको हम बोलते थे आरडी, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो उसका नियम ये रहता था कि आप 20 किट के पैसे, लगभग 1500 की किट आती थी, तो 30,000 के आसपास शायद अमाउंट बनता था। तो एक वो पैसा कंपनी के खाते में डालते और कंपनी वो किट हमें भेज देती थी। तो मैंने कंपनी के खाते में पैसे डाले, हैदराबाद का एड्रेस दिया, वो 20 किट वहां पे चली गई। और फिर मैं गया, मैंने कहा यार 20 लोग जुड़ गए, अब तो कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। तो वहां पे मैंने बोला यार वो पैसे वैसे दे दो मेरे। बोले जी पैसे तो अगली बार देंगे। तो वो 20 के 20 किट के पैसे अभी भी उधार है, वहां पे फंसी हुई है एक के भी वापस नहीं आए। और 1 साल में लगातार गया वहां पे, जब तक देवेंद्र की वहां तक ट्रांसफर नहीं हुई, मैं लगातार हैदराबाद गया। और लोग भी जुड़े, थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी आया, लेकिन फाइनली आउटपुट 0, कुछ नहीं मिला मुझे। लेकिन सतीश पंडित जी ने एक जगह बोला है कि अगर आप पूर्व में बोओगे तो पश्चिम में काटोगे, लेकिन बोना जरूरी है। दिमाग में फिर भी यही था कि नहीं यार साउथ में करना, साउथ में करना है। तो ऐसे करते करते गुड़गांव लक्की रहा मेरे लिए। बस स्टैंड के सामने एक स्वीट शॉप थी सर, कौन सी थी? नहीं, मिठाई की दुकान होती थी बस स्टैंड के बिल्कुल। श्रीराम स्वीट्स, श्रीराम स्वीट्स, यस यस यस, श्रीराम स्वीट्स में हम रेगुलर मीटिंग करते थे। तो श्रीराम स्वीट्स में मीटिंग थी, 2005-06 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो उस समय ऐसे मीटिंग खत्म हुई, बाद में कुछ लोग मिलते हैं, तो एक बंदा मिला मेरे को, तो उन्होंने बोला जी ये मेरे रिश्तेदार हैं। तो मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा जी क्या नाम है? बोले जी मेरा नाम शमशेर सिंह है। और मैंने कहा क्या करते हो? बोले जी मैं एयरफोर्स में हूँ, यहीं पे स्टेशन पे उसकी ड्यूटी थी। तो मैंने कहा जी फौजी तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, आप तो करो, गुड़गांव में अच्छा काम होगा। बोले नहीं जी मैं तो कर ही नहीं सकता। मैंने कहा जी क्यों नहीं कर सकते? बोले जी मेरी ट्रांसफर हो गई है बेंगलोर, अगले महीने बेंगलोर जा रहा हूं मैं। तो मैं तो अंदर अंदर मैंने कहा बंदा मिल गया। तो मैंने कहा जी आप रहते कहाँ हो? बोले जी ये पीछे राजीव कॉलोनी है, इसमें रहता हूँ मैं, राजीव नगर ऐसा कुछ है, राजीव चौक के पास में। तो बोले जी वहां रहता हूं मैं। मैंने कहा जी चाय पीने चलना है आपके साथ में, आप रुको यहाँ पे। तो उनके साथ में मैं चाय पीने गया, तो वो जाके अपना खातेदारी में लग गए, चाय पिलाऊं, बिस्किट खिलाऊं। तो मैंने कहा जी आप बैठो थोड़ा सा। तो मैं बैठा, उनकी वाइफ थी, उनको थोड़ा मैंने और अच्छे से समझाया। तो बोले जी मैं कैसे करूंगा, मैं तो जानता ही नहीं किसी को वहां पे। तो मैंने कहा आपने एक काम करना है, जब वहां पे चले जाओ, जाके वहां का लोकल नंबर जब आप लोगे मोबाइल, वो नंबर दे देना। तो पहले ना मोबाइल पे चार्जिंग लगती थी रोमिंग की, अगर आप दिल्ली जाके बाहर जाओगे ना, सुनने के पैसे लगते थे। तो लोकल नंबर लेते थे हम लोग।
तो वो वहां गए, लोकल नंबर लिया। कहानी को बहुत शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो वहां वो गए और वहां जाने के बाद वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक दो छोटा छोटा सेंटर था, वहां पे सामान नहीं मिलता उनको। तो कोठारी सर की एक मीटिंग थी। देखिए चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं। कोठारी सर की मीटिंग थी बेंगलोर, और बेंगलोर में कोठारी साहब ने प्रयास किया बिजनेस करने का, और इस कमिटमेंट के साथ में किया कि मैं लगातार 1 साल बेंगलोर में हर महीने मीटिंग दूंगा। और कोठारी साहब की लास्ट मीटिंग थी 12वीं मीटिंग। जैसे मैं 1 साल हैदराबाद गया, तो वैसे ही कोठारी साहब लगातार 1 साल बेंगलोर गए, उनकी लास्ट मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैंने शमशेर सिंह जी को कम से कम भी 15 फोन करे होंगे। कितने? 15। आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। जब मीटिंग का मालूम चला तब किया, 10 दिन पहले किया, 5 दिन पहले किया, 3 दिन पहले किया, 1 दिन पहले किया, सुबह सुबह फिर किया। मैंने कहा उठ गए, मीटिंग में जाना है? बोले हाँ जी जाना है। फिर किया, घर से निकल गए? बोले हाँ निकल गया, स्कूटर पे हूं। फिर किया, पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। जब तक वो अंदर नहीं बैठ गए तब तक मैं उनको फॉलो करता रहा। वो एक बंदे को साथ में लेके गए थे, लक्ष्मीकांत सैनी उनका नाम था, उनको साथ में लेके गए, मीटिंग अटेंड की उन्होंने। और कोठारी साहब की लास्ट मीटिंग थी। उसके बाद कोठारी साहब बोले कि हाँ नहीं होता, मैं नहीं आऊंगा आज के बाद। और मैंने उसको पकड़ा, मैंने उनको बोला कि सर आप जिसको भी ज्वाइन करवाओ ना, मेरी फोन पे बात करवाना। तो उन्होंने एक बंदे से मेरी बातचीत करवाई, उसका नाम था AS चौहान। तो बंदे से बात करके मुझे लगा कि यार ये बड़ा पोटेंशियल बंदा है। तो मैं दिल्ली से बेंगलोर फ्लाइट में गया। बड़े महंगे टिकट आते थे उन दिनों, बिजनेस में बहुत बड़ा लेवल नहीं था। मैं गया, 2 4 5 लोगों से मिलकर आया। तो संक्षेप में मैंने बताया कि 10 करोड़ का वॉल्यूम आता है, वो बेंगलोर से शुरुआत हुआ था। तो ये जो वॉल्यूम मैंने किया, ये मैंने चाह के किया, मैं चाहता था वहां पे बिजनेस करना। तो आप भी दोनों तरीकों से काम कीजिए। पहला, जहां आपका बिजनेस जा रहा है वहां पे आप जाइए, बहुत सारे स्टेशन होंगे आपके पास में, किसी एक स्टेशन को पकड़िए। और पंडित जी एक चीज और बोलते हैं आउट ऑफ टाउन ग्रुप में कि फर्स्ट ब्रेक द स्टेशन। पहले एक स्टेशन पे बिजनेस को बिल्ड कीजिए। मालदा टाउन में हमने कैसे बिल्ड किया? मालदा टाउन को हमने बेस बनाया। मालदा टाउन के आसपास में जितनी भी ज्वाइनिंग होने लगी, हम हर महीने एक बड़ी मीटिंग मालदा टाउन में करते थे। अगर कोई व्यक्ति गुवाहाटी में ज्वाइन हो गया तो मैं गुवाहाटी नहीं गया, मैंने उस बंदे को बोला मैं गुवाहाटी चलूंगा, लेकिन पहले आप गुवाहाटी वाले बंदे को मालदा टाउन में लेके आओ। पटना में बंदा ज्वाइन हुआ, वो बोला जी पटना चलो, मैंने कहा मैं पटना चलूंगा, पहले आप पटना वाले बंदे को मालदा वाली मीटिंग में लेके आओ। कैलकाटा में ज्वाइनिंग हुई, कैलकाटा में मैंने कहा नहीं, कैलकाटा वालों को पहले मालदा टाउन में लेके आए। तो हमने बेस बनाया, 10 लोगों की मीटिंग की, 20 की मीटिंग की, 500 की मीटिंग की, 1000 की मीटिंग की, और जितनी भी लीडरशिप वहां से निकली है वो सारी की सारी लीडरशिप मालदा टाउन से निकली है। तो आप भी कोई एक ऐसा स्टेशन चुनिए, उसको बेस बनाइए, वहां मीटिंग कीजिए अपने लेवल पे, छोटी छोटी मीटिंग, और उसके बाद में फिर ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगा आपका बिजनेस, सारे स्टेशन आपके बिल्डअप हो जाएंगे। तो अभी मैं एक चीज चाहता हूं, आप होमवर्क कीजिए साथ के साथ में। आप एक स्टेशन ऐसा लिखिए जहां पे आपका बिजनेस है और वहां पे आप फोकस करेंगे। सोच के लिखिए आपके दिमाग में जो भी आपको लग रहा है, और कोई एक स्टेशन ऐसा चुनिए, एक ऐसा एरिया चुनिए आप जहां आपका बिजनेस नहीं है और आप वहां चाहते हैं कि वहां आपका बिजनेस हो। 2 लिखने हैं आपने, 2 शहर हो सकते हैं, 2 एरिया हो सकते हैं। एक वहां जहां ऑलरेडी आपका बिजनेस है, आप वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे। एक वो जहां आपका बिजनेस है नहीं अभी, उदाहरण के लिए आपका बिजनेस साउथ में नहीं है और आपको लगता है यार साउथ में बड़ा पोटेंशियल है, तो आप लिख सकते हैं यार साउथ में करना है। या आपको लगता है कि आपने ना वेस्ट बंगाल में करना है या कैलकाटा में करना है, पर्टिकुलर शहर भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, जहां आपको लगता है वहां करना है। लिख लिया सभी ने? अब पड़ोसी को बताओ, आपके 2 स्टेशन और पड़ोसी के आप सुनो कौन कौन से। हाँ जी आशीष जी, पड़ोसी को बताओ।
बता दिए सर। अब हाथ मिलाओ गरम जोशी वाला पड़ोसी से और कहे कि बड़ा काम करेंगे, जोरदार गर्मी होनी चाहिए हाथ में, बड़ा काम करेंगे। दैट्स ग्रेट। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं आपसे। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को ये मानते हैं कि मैं लीडर हूं? मानते हैं? हाथ खड़ा है आपका ऊपर? चलिए, बहुत बढ़िया। लीडर का मतलब यह है कि आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट करें। कोई ना कोई शहर या कोई ना कोई एरिया ऐसा होना चाहिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जिसको आप ये कहें कि ये शहर मैंने बिल्ड किया है। जैसे शमशाद जी ये कह सकते हैं कि इंदौर को मैंने बिल्ड किया है। उनको अधिकार है ये कहने का। उन्होंने एक नया एरिया चूज किया, वहां जाके उन्होंने काम किया। तो आपका भी कोई एक एरिया ऐसा हो ताकि आज नहीं, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब आप अपनी टीम के अचीवर्स की ऐसी मीटिंग कर रहे होंगे, आप कह पाए कि वो जो स्टेशन है ना, वो मैंने बिल्ड किया है, या मेरा उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मालदा टाउन अगर बिल्ड हुआ, वो बेल्ट बिल्ड हुई, तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। साउथ बिल्ड हुआ तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैं कह पा रहा हूं, वैसा आप भी कहने की स्थिति में हो। हर एक व्यक्ति, वो आज स्टार के लेवल पे है, वो भी आज इमरान स्टार है, वो भी वो ये कहे कि यस, ये मैंने बिल्ड किया है। और तरीका बहुत सिंपल है। आप खुद जाएंगे, अपलाइनों की ड्यूटी मत लगाइए, तू जा तू जा तू जा, खुद स्टेशन पकड़िए, ताकि आप ये कहें कि आप तब बिल्ड करने, आप तब कहने के हकदार है ना, तब जब आप वहां पे लगातार 1 साल जाएंगे, आपके रिश्ते उस प्रकार के बनेंगे लोगों के साथ। राइट सर, कर सकते हैं? तो बड़ा वॉल्यूम एक जगह से नहीं आएगा सर, और एक जगह से ज्यादा वॉल्यूम का बड़ा रिस्क रहता है। कोई एक नेगेटिविटी आई, उसकी वजह से बिजनेस वहां कोलैप्स हो जाता है। आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। आपका बिजनेस फैला हुआ है, बहुत सारे एरिया में है, एक जगह कम हुआ कोई बात नहीं है, बाढ़ आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, आप दूसरी जगह जाके काम कीजिए, वहां से वॉल्यूम क्रिएट कर लीजिए। लर्निंग फ्रॉम इवेंट्स, इवेंट से मैं बहुत सीखता हूं, बहुत सीखा है, आप भी सीखिए। नोट्स बनाए हैं, 100% प्रेजेंस रही है, ये 7वां पॉइंट है। 8वां जो मेरी स्ट्रेंथ है, लीड विद एग्जाम्पल, इसमें मेरा बहुत विश्वास है। एग्जाम्पल बनिए, पहले खुद कीजिए, उसके बाद टीम को बोलिए कि आपने ये करना है। चाहे वो बाहर स्टेशन बिल्डअप करने की बात है, चाहे डायमंड क्लब करने की बात है, सुपर डायमंड क्लब करने की बात है, हर वो काम जो आप टीम से करवाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको खुद करना है। और इसमें मेरा इतना बिलीव है लीड विद एग्जांपल में, मेरे व्हाट्सएप में मैं ये लगा के रखता हूं ताकि हमेशा इसको मैं फॉलो कर पाऊं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ कन्विंस्ड, इमीडिएटली इंप्लीमेंटेशन। अगर मैं किसी चीज से कन्विंस हो गया, सहमत हो गया, तो मैंने उसको तुरंत किया है। ये मैं मानता हूं कि ये मेरी सबसे अच्छी एक क्वालिटी है। कुछ उदाहरण मैं इसमें देना चाहता हूं, जैसे बेसिक्स। मुझे नहीं मालूम था बेसिक्स क्या होते हैं, मुझे नहीं मालूम था काउंसलिंग क्या होती है। 2002 में मेरी टीम में सतीश पंडित जी ने ज्वाइन किया। अब पंडित जी की जो बैकग्राउंड थी वो एजुकेशन की थी, एमवे से आए थे, वहां नेटवर्क 21 एक एजुकेशन सिस्टम है बड़ा स्ट्रॉन्ग, तो उससे वो जुड़े हुए थे। चंडीगढ़ के वो लोकल होस्ट रहते थे, तो बहुत सारी जानकारी उनके पास में थी। तो ज्वाइन करने के बाद में पंडित जी मेरे पास में आए और पेपर निकाला, व्हाइट पेपर, उस पर अपना ग्रुप बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, ए ग्रुप बी ग्रुप ऐसा करके,
और उसमें नाम लिख के और वो बना के मेरे सामने रख दिया। बोले सर मेरी काउंसलिंग करो। अभी काउंसलिंग क्या होता है ये मेरी समझ में नहीं आया। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता ये काउंसलिंग क्या होता है, तो मैंने जैसे तैसे करके उनको टाल दिया। लेकिन मैंने पहले तो उनके जाने के बाद में डिक्शनरी में देखा है काउंसलिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर समझ में आया कि यार ये तो पूछना पड़ेगा। तो नजदीक में मेरे केसी छावड़ा जी रहते थे दिल्ली में, मैं जींद में रहता था। तो मैंने केसी सर से मैंने फोन किया, मैंने कहा सर मैंने आपसे मिलना है, काउंसलिंग लेनी है आपसे। तो बोले क्या है? मैंने कहा काउंसलिंग लेनी है। तो बोले आ जाओ। तो मैं जींद से दिल्ली आया स्पेशल। द्वारका में रहते थे केसी सर, सेक्टर 10 में, नंदा अपार्टमेंट, मुझे अच्छे से याद है। तो वहां पे मैं गया और मैंने भी वही जो पंडित जी ने किया था, पेपर निकाला बैग से, ग्रुप बनाया, एक ग्रुप ये यहाँ पे अत्री जी हैं, यहाँ बलवान दीक्षित हैं, ऐसे करके, और मैंने कहा सर मेरी काउंसलिंग दो। अब केसी सर को थोड़ा तो आइडिया था क्योंकि वो भी एमबीए की बैकग्राउंड से थे, ब्रिट एजुकेशन सिस्टम में काम किया था। तो वो जब उन्होंने कुछ चीजें बताई कि क्या क्या करना है, तो पहली बार उन्होंने मुझे 6 बेसिक के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला कि ये बेसिक्स होते हैं, तो आप चेक करो कि आपकी टीम में ये बेसिक्स कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। और बेसिक पहली बार मैंने मालूम चले और मुझे लगा यार ये तो अल्टीमेट चीज है, इस पे अगर काम हो गया तो कमाल हो जाएगा। तो मैंने बेसिक्स को उसी दिन से मैंने पकड़ लिया, सीखा उसको और अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट किया। और मैं आज भी पिछले कितने सालों में, पिछले 20 सालों में, जब से मैंने 22 सालों में सबसे ज्यादा किसी टॉपिक पे मैंने अगर बातचीत की है तो 6 बेसिक पे बातचीत की सबसे ज्यादा। और आज भी मुझे मानना है कि ये मतलब मेरी एलटीपी हो, मेरी मीटिंग हो, कुछ भी हो, 6 बेसिक तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है किसी न किसी को, क्योंकि मैं कन्विंस हूं कि इसके बिना बात नहीं बनेगी, इसके बिना नेटवर्क नहीं बनेगा, इसके बिना डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो ये मेरे को समझ में आया तो मैंने तुरंत इस पे काम करना स्टार्ट किया। ऐसे ही रिकॉग्निशन फंक्शन, पहला जो हमारा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम था आरसीएम का भीलवाड़ा में, टाउन हॉल 2001 में, बीसी सर ने उसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया। पहली बार मुझे कोई रिकॉग्निशन फंक्शन देखने को मिला और मुझे आज भी अच्छे से याद है, एक हॉल था भरा हुआ, लगभग 200-250 लोग होंगे उसमें हॉल में, और स्टेज बना हुआ था। कोठारी साहब को जब एज ए रॉयल्टी चीयर बुलाया गया स्टेज पे, कोठारी साहब का रिकॉग्निशन रॉयल्टी का, और प्लानिंग था कि वो पीछे से आएंगे, तो वो पीछे से आए और उनको कंधों पे उठा रखा लोगों ने और बिल्कुल एकदम मस्ती के साथ में उनको स्टेज पे लेके आया। तो मुझे लगा क्या बात है यार, ये वाला रिकॉग्निशन चाहिए और रिकॉग्निशन के अपने फायदे हैं। तो रिकॉग्निशन की ताकत क्या है ये मेरी समझ में आ गई। और मैंने पहली बार, शायद मैंने कहना गलत होगा, हमने, टीम वर्क था, हम सब ने मिलके पहला रीजनल जो रिकॉग्निशन फंक्शन था हमने कुरुक्षेत्र में किया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर में एक ऑडिटोरियम था, उसमें हमने फंक्शन किया, बीसी सर को बुलाया। उससे पहले कोई रिकॉग्निशन कभी होता था तो कंपनी लेवल पे ही होता था, और उसमें हमने 1,15,000 का जो लेवल है ना सर, ये ईगल, उसमें ईगल तो नाम बाद में आया, लेवल यही होता था 1,15,000 का। स्टार्टिंग के प्लान में भी 1,15 का लेवल था। तो 1,15 के लेवल को हमने डिफाइन किया कि 1,15 हम उसका मानेंगे जिसकी सेकंड लेग में 30,000 होगा। तो ये फिर धीरे धीरे प्रचलन में आ गया, ईगल बन गया। तो रिकॉग्निशन फंक्शन की मैंने इंपॉर्टेंस जानी, और जहां भी मैंने बिजनेस बिल्ड किया रिकॉग्निशन फंक्शंस के माध्यम से बिजनेस बिल्ड किया। कुरुक्षेत्र में किया सक्सेसफुल फार्मूला, 1,15 वाले लोगों को सेलिब्रेट किया 1,15 से, और जो पहला हमने रिकॉग्निशन फंक्शन किया उसमें 30 पंडित जी का मुझे लग रहा है 1,15 का या ऐसे कुछ लेवल था। प्रमोद गुलाटी उसमें स्टार के लेवल पे आए थे, 3.5 के लेवल पे आए थे। तो वहां पे धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया बिल्डअप करना। उसके बाद में मालदा टाउन में इसी को हमने रिप्रेट किया। फिर हमने साउथ में बिजनेस स्टार्ट किया तो टेस्टेड फार्मूला है, वहां पे मैंने लगाया।
तो मैं इससे कन्विंस हो गया, तो मैंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। इसी प्रकार से काउंसलिंग, मैंने बोला काउंसलिंग मेरी समझ में आ गई, तो मैं कहीं भी जाता हूं, बंदे से बोलता हूं पेपर लो, अपना स्ट्रक्चर बनाओ, उस पर मैं बातचीत करता हूं। काउंसलिंग पे मैंने बहुत काम किया। नेक्स्ट मीटिंग अनाउंसमेंट, मैंने किसी एक ऑडियो में मैंने सुना कि डायरेक्ट सेलिंग में आप जो भी मीटिंग करते हैं, उसी मीटिंग में अगली मीटिंग की अनाउंसमेंट होनी चाहिए। अगर आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो अगली होम मीटिंग कहां किसके यहां पे होगी, वहीं पे डिक्लेयर होना चाहिए। आप मंथली सेमिनार कर रहे हैं, अगला मंथली सेमिनार कहां पे होगा, कौन आएंगे, वो डिक्लेयर होना चाहिए। तो इसको मैंने पकड़ लिया, इसको मैंने अपना आधार बनाया, और हम हमेशा बड़े लेवल पे भी, इवन आपने फ्रेंड्स मीट में भी देखा होगा, फ्रेंड्स मीट में अगली फ्रेंड्स मीट 1 साल बाद कब होगी, उसकी हम डेट डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि नियम यह है कि अगली इवेंट जो है वो डिक्लेयर होनी चाहिए। तो बहुत बार आपको अच्छी चीजें समझ में आती हैं, आप उनको पहली बात तो उनको इस्तेमाल करने में टाइम लगाते हो, और फिर उसको रेगुलर नहीं कर पाते। तो मैंने उसको इमीडिएट भी किया, और उसके साथ में क्या किया, इंप्लीमेंटेशन किया, तुरंत किया। डुप्लीकेशन मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैंने इस पर प्रेजेंटेशन बनाया, इस पर मैं बहुत बातचीत करता हूं। ग्रेन सेक्रीफाइस, ये भी एक बड़ा, कहीं ना कहीं जब चीजें आपकी आदत में शुमार होती है तो कैसे काम करती हैं। ग्रेन होता है अनाज, अनाज को मैंने छोड़ दिया। कैसे छोड़ा, लॉकडाउन में आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ एक प्रोग्राम चलता था सुबह, तो मैं और सुदेश हर रोज उस प्रोग्राम को अटेंड करते थे मॉर्निंग में। तो एक दिन उस प्रोग्राम में एक डाइटिशियन आई, अंकुश भाटिया। अंकुश भाटिया ने कहा कि हम भारतवासी जो अनाज का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये सही नहीं है, इसके बड़े नुकसान हैं, फायदे नहीं है। इतना गेहूं खाते हैं, इतना चावल खाते हैं, नाश्ते में भी वही, लंच में भी वही, डिनर में भी वही। तो उन्होंने बड़े सारे लॉजिक दिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास में पैसा है, तो आप सलाद खाइए, आप फल खाइए। मीटिंग खत्म हुई, सुदेश और मैं साथ में बैठे हैं। मैंने कहा सुदेश, अपने पास इतना पैसा तो है कि हम सलाद खा सकते हैं और फ्रूट खा सकते हैं। तो बोले हाँ खा तो सकते हैं, खाते ही हम। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैंने कहा मैं अनाज छोड़ना चाहता हूं और मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो बोले अनाज मतलब, मैंने कहा गेहूं रोटी वोटी सब छोड़ना चाहता हूं। तो बोले मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो सुदेश का वेट थोड़ा कम है, तो बोले मेरा और कम हो जाएगा, तुमने अपना करना है तो करो। तो मैंने कहा नहीं आप मत छोड़ना, मैं ही छोड़ूंगा, बस आपसे एक विनती है कि आप जबरदस्ती मत करना कि एक रोटी तो खा ही लो। तो ये जबरदस्ती नहीं करनी है बस। तो बोले हाँ ठीक है मैं नहीं करूंगी। तो मैंने रामकिशन जी उसी समय एक अपने आप से कमिटमेंट लिया कि 30 दिन तक मैं ग्रेन्स नहीं खाऊंगा। सुबह 6:30-7 बजे कमिटमेंट लिया, और उस दिन के बाद मैंने 30 दिन तक गेहूं का दाना और चावल का दाना अंदर नहीं जाने दिया। और 30 दिन ने मुझे मोटिवेशन दिया, मुझे लगा कि यार 60 दिन करते हैं। 60 दिन कर लिया। फिर मैंने सुना था कि 90 दिन कोई काम कर लेते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी मास्टरी हो जाती है। 90 दिन का एक नियम है। तो 90 दिन तक मैंने चावल और गेहूं नहीं खाया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी छोड़ दो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर कोई चीज आपको अच्छी लगी, आप उससे कन्विंस हो गए, तो उसको तुरंत करो। पंडित जी के पास में मुहूर्त दिखाने के लिए मत जाओ कि पंडित जी एक बढ़िया सा काम करना है, मुहूर्त निकालो कब शुरू करो। आउट ऑफ टाउन बिजनेस करना है, लिख भी लिया है, तो मुहूर्त निकालो कौन से महीने से करना ठीक रहेगा, उसको तुरंत कीजिए आप। राइट, मैं ये आपको कन्वे करना चाहता हूं। सिर्फ अभी रैन फर्नांडो का मैंने इंटरव्यू लिया, उसमें मैंने उनसे पूछा कि आप अपना शेड्यूल बताओ, आप इंटरव्यू देखिएगा बड़ा मजा आएगा आपको। वो बंदा है सर, आप उसको देखेंगे, शकल देखेंगे जब आप,
तो आपको लगेगा कि ये ना 24-25 साल का होगा, और उसकी उम्र है 49 साल। हेलो, 49 साल उम्र है। उसने बताया इंसिडेंट इंटरव्यू में, बोले एक बार एयरपोर्ट में मेरे को पकड़ लिया, बोले तुम्हारी उम्र इतनी हो ही नहीं सकती, गलत है, फेक, ये तुम्हारा आधार कार्ड है। बोले बड़ा मुश्किल से मैंने उनको कन्विंस किया, अपनी वेबसाइट वगैरह दिखाई, सब कुछ दिखाया कि भाई मैं न्यूट्रिशन हूं और ये ऐसे ऐसे इसलिए ऐसा है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप शेड्यूल बताओ क्या खाते पीते हो। तो उसने बड़ी एक चीज बोली, उन्होंने बोला कि ठंडे पानी से नहाना ना बहुत अच्छा है, ये बहुत हेल्प करता है आपको ठंडे पानी के साथ में नहाना। तो मैं गर्म पानी से नहाता हूं। अब मुझे लगा कि यार ये बात तो सही कह रहा है, तो उसी दिन से सर मैंने ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया। और अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन आप ये सोचो ना कि कल सुबह उठ के मैंने वॉकिंग के लिए जाना है, उसी दिन बारिश हो जाएगी सुबह। होता है ना, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने उनका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया, जिस दिन इंटरव्यू लिया उससे अगले दिन हमने जाना हिमाचल, और हिमाचल में भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पहाड़ पे जहां टेम्परेचर कम। अब पंगा ले लिया, अब ये भी आए कि यार ठंडे पानी में नहाएंगे तो ठंड लग जाएगी, लेकिन अगर कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। और वहां भी ठंडे पानी में चलो नहा लिया, आगे से आगे देखिए कैसे परिस्थितियां बनती हैं सर। तो वहां सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग गए, एक जगह पे वहां रुके, तो हमने वहां पूछा कि यार यहाँ पे आसपास में क्या जगह है। तो उन्होंने बोला जी यहाँ पे ना एक झरना है, वाटरफॉल है। अब मैंने कहा चलो यार चलते हैं वहां पे। वाटरफॉल पे चले गए, बच्चे सारे साथ में थे हम। वहां पे पानी, मैंने कहा पानी कहां से आ रहा है, वाटरफॉल गिर रहा नीचे। बोले जी ऊपर बर्फ गिरी हुई है, बर्फ से पानी आ रहा है नीचे। अब तन्वी और विशाल तो चले गए उसमें नहाने के लिए, मैं और सुरेश बैठे बैठे। बीसी सर ने बोला था कि अगर जिंदगी मौका दे तो दर्शक नहीं खिलाड़ी बनना चाहिए। तो बीसी सर की वो बात याद आ गई, मैंने कहा हम तो दर्शक बने बैठे यहाँ पे। तो हिम्मत सी करके बिल्कुल बर्फ का पानी एकदम चिल, तो उसमें नहा लिया, तो उससे इतना कॉन्फिडेंस बनता है अभी। अब उसके बाद में फिर नहाए तो भी लगा यार बर्फ के पानी में नहा लिया तो ये क्या ठंडा पानी है। तो यहां भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी चीज से कन्विंस हो जाओ ना तो उसको तुरंत करो। हमारे साथ में दिक्कत क्या है, हम करते नहीं है, हम सोचते रहते हैं कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। और कबीर जी ने लिखा है शायद, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। बहुरी का मतलब होता है बेवकूफ, ठीक है। तो ये मेरी एक स्ट्रेंथ है सर, मेरी एक स्ट्रेंथ है। मैं अगर किसी चीज से कन्विंस हूं तो मैं तुरंत करता हूं। आज का जो भी आपने नोट्स बना रहे हैं इसको देखिएगा अच्छे से, जो भी आपको लगे कि यार ये सही है, ये वाले पॉइंट मेरे को समझ में आ गया, तो ये मैं आज से ही करने वाला हूं। राइट, कर सकते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, इन एवरी सिचुएशन। किताबों का शायद ये असर पड़ा, ये समझ में आया। मैंने शुरुआत में शिवखेड़ा जी की किताब सुनी, पढ़ी, जीत आपकी, संभवतः वो मेरी पहली किताब थी सेल्फ हेल्प की। तो उसमें एक टॉपिक आता है नजरिया, एटीट्यूड। उसमें शिवखेड़ा जी उदाहरण देते हैं एक बड़ा अच्छा नजरिए के ऊपर में, कि एक गुब्बारे वाला था, वो अक्सर मेले में गुब्बारे बेचता था, और गुब्बारे बेचने के लिए पहले वो कुछ गुब्बारों में हवा भरता, उनको हवा में छोड़ देता, और बच्चे जब उन गुब्बारों को उड़ते हुए देखते तो वो अपने माता पिता को बोलते कि मुझे भी गुब्बारा चाहिए। तो ऐसे बच्चे आते और उसकी बिक्री हो जाती। तो एक बार एक बच्चा उनके पास में आया, और आकाश में कई तरह के गुब्बारे उड़ रहे थे, लाल था, नीला था, पीला था। तो वो छोटा बच्चा आया, और छोटे बच्चे ने कहा कि अंकल अंकल ये काले वाला गुब्बारा भी उड़ेगा क्या? तो गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा गुब्बारा अपने रंग से नहीं उड़ता कि वो किस रंग का है, गुब्बारा इस चीज से उड़ता है कि उसके अंदर में क्या भरा हुआ है।
तो उसमें शिवखेड़ा जी ये कहते थे कि आपका नजरिया कैसा आपके अंदर, वो नजरिया आपको ऊंचाई पे लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ गई थी कि पॉजिटिव रहना है हर हाल में। और हमारे अपलाइन थे उस समय, बाद में उन्होंने बिजनेस छोड़ा कुछ टाइम के लिए, तो वो हमेशा मेरे को कहते थे कि भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी से बनाया, तुम नेगेटिव नहीं होते कभी भी। मैं मतलब ऐसा बंदा था अपलाइन को पॉजिटिव करता रहता था। वो कुछ कंपनी के बारे में बोलते कि नहीं, मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। बोलते यार तुम कैसे बंदे हो यार, तुम नेगेटिव ही नहीं होते कभी, अपलाइन को पॉजिटिव कर रहे हो। तो ये मेरी एक स्ट्रेंथ रही है। आप कुछ भी सिचुएशन क्रिएट कर दीजिए, उसमें से मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लूंगा। और ये मैंने महसूस किया है इंटरव्यू के दौरान, जो मैंने नजदीक लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। सिद्धार्थ सिंह जी का एक इंटरव्यू है बड़ा अच्छा। सिद्धार्थ जी ने बोला कि जिंदगी में नजरिया ये होना चाहिए आपका, अगर सुनामी आ गई, सब कुछ आपका तबाह हो गया, तो ये नहीं सोचना है क्या तबाह हुआ, ये सोचना है क्या बच गया। जो भी बच गया उसके लिए उसका शुक्र मनाना है और खुश रहना है कि चलो ये तो बचा। तो ये वाला भाव अगर आपके अंदर में है ना, हमेशा पॉजिटिव रहने का। जैसे हमारी है ना टीमें कई बार इधर उधर चली जाती हैं, दूसरी कंपनी में चली गई, छोड़ के चली गई, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। तो इस नजरिए की वजह से मालूम मैं क्या सोचता था, मैं ये सोचता था कि यार ये जो गए हैं ना, ये सारे राहु केतु शनिचर थे, इनकी वजह से नहीं बढ़ रहा था, अब ये चले गए तो अब बढ़ेगा। हेलो, उनके सामने नहीं कहता था और किसी को भी नहीं कहता था डाउनलाइन को मोटिवेट करने के लिए, अंदर ही अंदर कहता था, पॉजिटिव करता था कि नहीं ये निकम्मे नालायक थे, इनकी वजह से नहीं बढ़ रहा था, अब ये चले गए हैं अब बढ़ेगा। तो आपको परिस्थितियों को अपने हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर चीजें ऑटोमेटिकली बदलते हैं। तो ये मेरी एक स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं आज भी है, परमात्मा ने दी है। और परमात्मा के साथ साथ में आपने खुद भी एफर्ट्स करना पड़ता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर मैं एक है ना टॉपिक लेता था पहले, इन दिनों शायद वो स्किप हो गया कहीं ना कहीं। उसमें हम ये बताते थे कि जो एटीट्यूड है ना, ये ऐसा नहीं कि एक बार आपने पॉजिटिव कर लिया फिर जिंदगी भर के लिए पॉजिटिव हो गया। इसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के लिए। उन एफर्ट्स में आपको लगातार सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़नी पड़ेगी, लगातार पॉजिटिव लोगों की संगत में रहना पड़ेगा, आपके अंदर में कृतज्ञता का भाव हमेशा रखना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग रहती है ना, वो हमेशा आपको पॉजिटिव रखती है। आप लोगों से नाराज रहते हैं, एहसान फरामोश रहेंगे, तो नेगेटिविटी आपके अंदर में आएगी। और इसमें एक पॉइंट ये भी आता था कहीं ना कहीं कि आप अगर तुरंत काम करने की आपकी आदत है, तो ये आपके अंदर में पॉजिटिविटी बना के रखेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके रखेगी। तो ये कई सारे काम आपको लगातार आप करते रहते हैं, तो आप पॉजिटिव बने रहते हैं। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से मेरे अंदर में आई, और ये मुझे लग रहा है कि मेरी एक ठीक ठाक सी स्ट्रेंथ है। हर किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, अपलाइनों के प्रति, कंपनी के प्रति, क्रॉस लाइन के प्रति, डाउन लाइन के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, प्रकृति के प्रति, हर किसी के प्रति। और इसके लिए आप एक आदत डाल सकते हैं। इस पे मैंने बहुत दिनों तक काम किया, जब तक ये बिल्कुल मेरी आदत में शुमार नहीं हो गई। आप डालिए, इसकी आदत बनाइए, आज से ही शुरू कीजिएगा। हर रोज सोने से पहले 5 लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो, उस दिन जिन लोगों को लेके आपको अंदर भाव आ रहे हैं। वो लिखो, डायरी में लिख लो, मोबाइल में नोट्स बना लो, उसमें लिख लो। उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल। तो ये धीरे धीरे जब आप लिखोगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आप पैसे बन जाओगे। रात को सोने से पहले सुबह से लेकर रात तक का अपना शेड्यूल देखो, उसमें
जिन लोगों को आपने लगा कि हेल्प किया तो उसमें लिखो। आपकी पत्नी ने अगर आपके लिए अच्छा खाना बनाया तो उनको लिखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आपने किसी अपलाइन से बात हुई, उसने कुछ बताया, डाउनलाइन ने किसी ने हेल्प किया, तो वैसे करके कम से कम 5 आपने हर रोज लिखने हैं। तो ये धीरे धीरे आपके अंदर में शुमार हो जाएगी चीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है बड़ी कामयाबी के लिए, लंबे समय तक चलने के लिए। मैंने शुरुआत किया, स्टार्टिंग में मेरे पास में फाइनेंशियल बड़े क्राइसिस रहे। मैं अक्सर अपनी कहानी में बताता हूं कि पहले 2 साल के बाद में जब मैंने हिसाब किताब लगाया तो मैंने ये पाया कि आरसीएम करने से मैं 2 लाख रुपए का कर्जदार हो गया था। हेलो, 2 लाख रुपए का कर्जा। एक ही उस समय ड्रीम था कि ये 2 लाख रुपए के कर्जे से मुक्ति लेनी है। और धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हुई। तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं, आप ज्यादा हवाबाजी में मत आइए, ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत रहिए। डायरेक्ट सेलिंग में, हालांकि हमारे यहां आरसीएम में दिखावे का कल्चर नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां तो सिर्फ दिखावे से ही चलती हैं। मतलब गाड़ी घड़ा घर के सामने खड़ी करने की जगह नहीं है, लेकिन गाड़ी खड़ी करेंगे, गाड़ी लेंगे लंबी, चाहे पड़ोसी के यहां खड़ी करनी पड़े। तो वैसे वाले दिखावे में बिल्कुल मत जाइए। आप अगर, मैं बड़ी ऑनेस्टली आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं ट्रेन में रिजर्वेशन होता तो भी नहीं लेता था बहुत बार, क्योंकि जनरल का टिकट सस्ता मिलता था। ऐसा लगता था यार 150 रुपए बच जाएंगे। और एक लॉजिक रहता था उस समय कि ट्रेन ने तो उसी समय पहुंचना है। हेलो, रिजर्वेशन करवा के जाओगे वो गड्ढा भी वहीं पहुंचेगा और जनरल वाला भी वहीं पहुंचेगा, बस आगे पीछे के फर्क है थोड़ा सा। तो ये बड़ा अच्छा लॉजिक लगता था मुझे उस समय। 150 रुपए बच जाएंगे, बस इतना ही तो है। थोड़ा परेशानी से जाएंगे या थोड़ा आराम से जाएंगे तो 150 के बदले परेशानी लेना ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो धीरे धीरे वैसी वैसी चीजें की, मारुति चलाई, फिर धीरे धीरे जब जरूरत आई तो फिर लग्जरी गाड़ियां ली। तो मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा दिखावेबाजी में मत आइए। और कई बार है ना, बहुत सारे लोगों की आदत हो जाती है कि वो जब पैसा नहीं होता तब कंजूस तो होते हैं, जब पैसा आ जाता है वो कंजूसी फिर भी नहीं छोड़ते उनको। मतलब आ गया, अभी भी वो जनरल कंपार्टमेंट में चलेंगे। अब भी उनको अगर टीम पे मान लेते थोड़ा पैसा खर्च करना है, वो बोलेंगे नहीं नहीं। तो वो छोड़ना बहुत जरूरी है एक्चुअली। मैं जब चीजें ठीक हुई तो फिर मैं जनरल कंपार्टमेंट में नहीं गया। अब मैं कहीं भी जाता हूं, अगर मैं ट्रेन में जाऊंगा तो मेरी प्रायोरिटी रहती है कि उसमें अगर फर्स्ट एसी है तो मैं फर्स्ट एसी में जाऊंगा, राइट। तो बहुत सारे लोग उससे निकल ही नहीं पाते हैं, बाहर ही नहीं आ पाते उस मोड से। तो आपको शुरुआत में अपने फाइनेंस के हिसाब से काम करना, जब आ जाए तो फिर खुल के आराम से मस्ती के साथ में आप उसको खर्च कीजिए, फिर आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, राइट। स्पोर्ट इग्नोर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये बड़ा टेक्निकल और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बड़ा बिजनेस करने में बहुत हेल्प करेगा। स्पोर्ट इग्नोर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो इग्नोर है बाय डिफॉल्ट सिस्टम में, उनको मैंने सपोर्ट किया। कैसे? उदाहरण के लिए, आप हैं ऊपर, आपके डायरेक्ट में 4 लोग हैं, उनका थोड़ा थोड़ा बिजनेस आ रहा है 20, 30, 40, 50 हजार का, और उन 4 के नीचे आपके एक बंदा टेक्निकल पे। तो टेक्निकल को तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके नीचे टीम को कर रहे हैं, लेकिन वो जो 4 लोग हैं बीच में थोड़ा थोड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, किसी को उनके बिजनेस की ज्यादा परवाह नहीं है, राइट। तो ऐसे लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है कि वो 4 जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपकी ए लाइन में है, बी लाइन में तो फिर भी आप उनको सपोर्ट कर लेंगे क्योंकि बी लाइन है आपकी। अगर वो आपकी ए लाइन में है, ए लाइन का बिजनेस मान लेते हैं आपका 10 लाख का है, बी लाइन का आपका 1 लाख का बिजनेस है,
लेकिन वो जो 4 बंदे हैं 10 लाख वाले बिजनेस में, आप वहां पे हेल्प करेंगे तो ये लाइन का बढ़ेगा, उससे आपको बिजनेस की दृष्टि से ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप उनको हेल्प कीजिए। उससे कहीं ना कहीं एक तो मैसेज ये जाएगा आपकी टीम में कि आप जिनको लेके आए हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये जाएगा। और दूसरा, वो आपका बहुत ज्यादा रिगार्ड करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको कई मायने में वो बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, आज भी मेरी टीम में स्पेशली जो बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस था सर बहुत कम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, उससे शायद थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। जैसे एक नाम है सुजीत कुमार सिंह, सुना है आपने? बहुत शानदार कोर लीडर हैं, बहुत तेजी के साथ उन्होंने काम किया। सुजीत कुमार सिंह जी के ऊपर में हैं उनके रियल चाचा आर.के. सिंह उनका नाम है, राइजिंग कोर टीम में है, और वो स्टार रूबी के लेवल पे है। तो उनको मैंने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया, और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने से वो बिल्ड हो गए, क्योंकि वो मेरे बड़े ग्रुप में थे। चाहता तो वो इग्नोर कर दिए जाते तो शायद नहीं होते। तो उनकी टीम में जो लोग थे, नूर आलम उनकी टीम में है, तो उसको थोड़ा सपोर्ट दिया, उसको हौसला दिया कि मैं साथ में हूं, कहाँ मीटिंग देनी, कहाँ काउंसलिंग देनी। वहां गए तो थोड़ा स्पेशल उनको टाइम दे दिया, तो वो एक बड़े लीडर बन गए। उनके ऊपर में है एक और हमारे कोर लीडर हैं मिस्टर ऋषिकेश देवनाथ, कोर टीम में है, स्टार रूबी के लेवल पे हैं। उनको थोड़ा सपोर्ट किया, वो उस लेवल पे आ गए। रविशंकर रॉय हैं, वो उस लेवल पे आ गए, कोर टीम का हिस्सा हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने सिर्फ ये एहसास कराया कि मैं आपके साथ हूं, 100% आपके साथ खड़ा हूं, जहां आपको जरूरत होगी मुझे खड़ा पाओगे। उस एक भाव के कारण में उन्होंने बड़ा काम कर दिया। वो पर्ल के लेवल से स्टार रूबी के लेवल पे पहुंच गए। तो आपको भी थोड़ा बड़ा सोचना है। आपकी टीम में वो लोग जो अभी इनएक्टिव हैं, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आप काम करेंगे। तो देखिए, बड़ा वॉल्यूम आपका कब होगा? बड़ा वॉल्यूम आपको तब होगा जब आपकी ब्रांचेस बड़ी होंगी। आपने बड़ा पेड़ देखा है कभी? बड़ा पेड़ की आप कल्पना कीजिए, बड़ा पेड़ कौन सा होता है? जिसकी शाखाएं, बहुत सारी शाखाएं फैली हुई। बड़ का पेड़ होता है, बट वृक्ष, उसकी शाखाएं बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, इसलिए वो बड़ा हो जाता है। तो आपको भी बड़ा वॉल्यूम तब मिलेगा जब आपकी शाखाएं बड़ी हों, और उन शाखाओं को पहले आपको सींचना पड़ेगा, उनको हेल्प करना पड़ेगा, उनको लगना चाहिए कि आप उनके साथ में खड़े हैं। और ये लास्ट पॉइंट है, फाइंड ए कॉम्पिटिटर। अपना एक कॉम्पिटिटर ढूंढिए जिसमें मेरा बहुत विश्वास है। बीस अक्टूबर 2002 भीलवाड़ा में एक प्रोग्राम, मिलन वाटिका वेन्यू, बहुत उत्साह चारों तरफ, क्योंकि वो प्रोग्राम ओपन में हो रहा था शाम के टाइम, और पहली बार आरसीएम में कपड़े के अलावा एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले थे। 3 प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च हुए, नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन और टूथपेस्ट। उस प्रोग्राम में मैं बहुत सारी टीम लेके गया। मुझे अच्छे से याद है उस प्रोग्राम के लिए, चूंकि मालदा टाउन बिजनेस की शुरुआत हुई थी, मैं मालदा टाउन गया, ग्राउंड लेवल पे वर्किंग की। वहां से लगभग 10 लोगों को ट्रेन में बैठा के उनकी उंगली पकड़ पकड़ के मैं भीलवाड़ा ले गया। जीन से जो लोग आने वाले थे, अत्री जी, बलवान दीक्षित जी, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपने, मेरा एक नया बंदा है, उसको आपने गाड़ी में जगह देनी है। और उस नए बंदे का नाम था सतीश पंडित। तब तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, उनकी ज्वाइनिंग नवंबर की है, तो ये 20 अक्टूबर की बात है। तो उनको मैंने बोला कि आपने पंडित जी को लेके आना है। तो पंडित जी वहां से आए, मैं उनको वहां पे लेके गया, मेरी बड़ी तैयारी, टीम लेके आ रहा, बड़ा एक्साइटेड। और मुझे उम्मीद थी कि भाई, मैं जींद शहर का बड़ा अचीवर अपने एरिया का,
मेरे को माइक मिलेगा, कुछ ना कुछ बोलने का मौका मिलेगा। और वहां पे मेरे को लाइन लगी ना जब अचीवर की, जो भी मेरा लेवल था, तो उसमें मेरा नंबर तीसरी लाइन में आया। इधर एक लाइन लगी हुई स्टेज पे, एक लगी हुई है, एक मेरा। और फोटो खिंचवाने के लिए अजीत जी जैसे लंबे लंबे आदमी खड़े हो गए आगे, तो मैं ऐसे निकल के ऐसे पंजों पे आके फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार फोटो तो आ जाए कम से कम। तो ये मेरा लेवल था। और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, मतलब राजस्थान के बड़े बड़े चीवर थे उस समय, आज वो कहीं है नहीं, दिख नहीं रहे हमें, तो वो वाले लोग आ रहे हैं। और एक एमसी थे उसमें बोल रहे कि मैं एक आग के गोले को बुला रहा हूं, तो आग के गोले आए और पता नहीं कब निकल गए गोले। तो मुझे लगा कि यार मजा नहीं आया, ये तो मतलब नंबर आना चाहिए स्टेज पे। तो मैंने देखा यार किसका बिजनेस ज्यादा है थोड़ा सा, तो मैंने 2-3 लोगों से मैंने सोचा कि यार इनसे ज्यादा बिजनेस करना है। और अगले प्रोग्राम में मैंने तीसरी लाइन में नहीं रहना, मैंने कम से कम पहली लाइन में आना है, इतना वॉल्यूम मैं करूंगा। और वो एक टारगेट और एक एनर्जी लेके मैं वहां से आया। और आगे जो बड़ा प्रोग्राम था जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में, तो उस समय तक मैंने इतना लेवल कर लिया था कि मैं तीसरी लाइन से पहली लाइन में आ गया था। लेकिन पहली लाइन में आने का मतलब ये नहीं है कि पहली लाइन छोटी थी, उसमें 40-50 लोग खड़े थे, तो वहां तक पहुंच गया था मैं। और वहां मैंने टारगेट लिया कि मैं टॉप 20 की एक लिस्ट बनती थी, उस समय पिने नहीं होती थी, कि मैंने टॉप 20 की लिस्ट में आना है। रिकॉग्निशन कैसे करते थे हम, जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम है, कंपनी से लिस्ट आएगी, जिनको ज्यादा पैसा मिला, ज्यादा चेक बना, वो 20 नाम पहले निकलते थे, उनको स्टेज पे रोल मिलता था। तो मुझे यह था कि 20 में आना है, फिर मैं 20 में आया, फिर मैं 10 में आया, फिर डायमंड की पिन बनी, तो मुझे लगा कि डायमंड की जो रिकॉग्निशन होगा तो पहले रिकॉग्निशन में मैंने शामिल होना है, और मैं पहुंच गया। और एक व्यक्ति थे, नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, तो उनका बड़ा वॉल्यूम था, बड़ा दबदबा रहता था उनका कंपनी में, उनकी एक अलग क्या बोलते हैं, उनकी एक अलग धाक थी, यार वो आ रहे हैं रास्ता छोड़ दो, तो वो वाला सीन रहता था। तो मुझे लगा कि यार इनसे बड़ा बिजनेस करना है मैंने। मतलब उसमें उनका बिजनेस भी बढ़ा था, और धीरे धीरे मैं उनके लेवल तक पहुंचा। धीरे धीरे मैंने उनके लेवल से बड़ा बिजनेस किया। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि यार इनके जितना बिजनेस तो मेरी टीम वाला बंदा करेगा, वो मैंने टारगेट सेट किया। मोटिवेशन मिलता है ना, इमोशन क्रिएट होते। मुझे लगा कि नहीं यार, ये जितना बिजनेस करते हैं ना, उससे तो मेरी टीम वाला बंदा करेगा। तो वो सारी की सारी चीजें क्रिएट हुई, वो हुई। तो मैं यहां पर आपके लिए एक टास्क है, टास्क ये है कि आपका कंपटीटर कौन है, उसका नाम लिखना है आपने। लिखिए, खोलिए डायरी। कंपटीशन कमजोर से करना चाहिए या ताकतवर से? ताकतवर से करना चाहिए, राइट। वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को हरा के आप जीतते हैं तो उसका ही मजा है, राइट। तो आपका कंपटीटर कौन है, कौन होना चाहिए कंपटीटर? एक तो अच्छा, कंपटीटर बहुत भारी भी नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं अब वैसे आपकी सांस फूली रहेगी यार, इससे आगे तो नहीं निकला जा रहा। ठीक है, कंपटीटर आप चेंज भी कर सकते हैं, एक को क्रॉस किया, फिर दूसरा पकड़ लिया, फिर तीसरा पकड़ लिया। तो आपने कंपटीटर पकड़ना है, और आप कंपटीशन कभी भी डाउनलाइन और क्रॉस अप लाइन से नहीं करना है। किससे करना है? क्रॉस लाइन से करना है, ठीक है। आपका नजदीकी क्रॉस लाइन आपका कंपटीटर हो सकता है, राइट। आशीष जी चाहें तो सुनील जी से 2-2 हाथ कर सकते हैं, ठीक है, राइट, कर सकते हैं, मतलब वो किया जा सकता है कि ठीक है कंपटीशन करते हैं, वो हो सकता है। या आशीष जी को लगता है कि नहीं यार, सुनील जी से तो क्या कंपटीशन करना, अपने घर के आदमी हैं, तो मैं और किसी को नजदीकी जो क्रॉस लाइन है उसको थोड़ा पकड़ लेता हूं, राइट। लेकिन वो दिमाग में और आपकी जेहन में रहना चाहिए, ठीक। उसके लिए ये प्रार्थना नहीं करनी है कि भगवान इसका खत्म कर दे, प्रार्थना ये करनी कि भगवान इसका बढ़ा दे, बस मेरा इससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा दे। तो ऐसे वाले भाव उसके प्रति रखने हैं आपने, राइट।
तो आपने लिखा, सभी ने लिख लिया, ग्रेट। कुछ लोग बताना चाहते हैं अपने कंपटीटर का नाम। हाँ जी सर। नवनीत रावत। किनका किनका लिया आपने? नवनीत रावत का आपने लिया है। अभी आपका क्या लेवल है? टेक्निकल क्वालिफाई। आप टेक्निकल क्वालिफाई हैं। और जिनसे आप नवीन रावत, नवनीत रावत, उनका क्या लेवल है? उनका पर्ल है, तो बिल्कुल सही है। क्रॉस लाइन में आते हैं, टाइगर टीम का ही हिस्सा है। अरे बहुत बढ़िया। नवनीत है यहाँ पे? बताइए, कबूल है कंपटीशन? कबूल? दो हाथ हो जाएं, फिर सितंबर तक ही हो जाएं। चलिए बहुत बढ़िया, दोनों के लिए बहुत जोरदार तालियां। क्या बात है, जबरदस्त। और किसी में है हिम्मत डिक्लेयर करने की? हाँ यस, आप बताइए बेटा। वाह, अशरफ जी हैं? तैयार हैं कंपटीशन के लिए? आपका क्या लेवल है अभी? स्टार गोल्ड। और आपका? बढ़िया, मजबूत बंदा ढूंढा है, टेक्निकल लेवल बढ़ा, बहुत दैट्स ग्रेट, सुपर। हाँ जी सर। बबलू चौधरी। बबलू चौधरी हैं बबलू चौधरी यहाँ पे? हाँ जी। आपका क्या लेवल है सर? पर्ल। आप भी पर्ल हैं? अच्छा, तो जल्दी स्टार पर बनना है इनसे। बहुत बढ़िया। क्रॉस लाइन में है ना? बहुत सही चुना है, मजा ही आएगा, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। यस सर। रघुनाथ जी हैं? हाँ जी। आपसे लिया है? अरे भाई साहब, आपका लेवल पर्ल है? आप भी गोल्ड? पर्ल से पंगा, देख लो। तैयार? अभी तो दो से पाला पड़ गया आपका। तो मायूस तो नहीं, निराश तो नहीं, झेल लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सुपर। और कोई एक लास्ट और कोई लेना चाहेगा? यस। हाँ जी। किन से लिया? अच्छा, पड़ोसी से ले लिया। बहुत बढ़िया। क्या लेवल है आपका? प्लेटिनियम। आपका? टेक्निकल क्वालिफाई है। चलिए, क्रॉस लाइन है दोनों, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात। हाँ जी, आप और बता दीजिए। चल राकेश चौहान कहाँ है? हाँ जी, क्या आपका क्या लेवल है? आपका? अरे वाह, क्या बात है, कबूल है? चलिए बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। कंपटीटर, देखिए कंपटीशन का अपनी एक साइकोलॉजी है। स्कूल में बच्चों के गेम जो करवाते थे ना, तो उससे आप अपनी प्रतिभा को बाहर निकालने में आपको मदद मिलती है। वो इमोशनल भी एक कारण क्रिएट होता है। और ये टेस्टेड फार्मूला मेरे पास में है ही। मैं तो ऐसे कंपटीशन करते 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 कब डायमंड पे पहुंच गया मालूम ही नहीं चला। मैं तो लगा था, गेम की तरह खेल रहा था बिजनेस को। और जब आप डूब जाते हैं किसी चीज में, तो फिर आउटकम आपका ऑटोमेटिकली आता ही रहता है। तो ये 14 ऐसी चीजें हैं जिन्होंने एक केबल वाले को आरसीएम का डायमंड बना दिया। थैंक यू वेरी मच। और आपने भी अगर आउटकम को बदलना है, आउटकम अगर आपका डायमंड है, तो आपने पहले आइडेंटिटी पे काम करना पड़ेगा। और आपकी जो आइडेंटिटी है उसको बदल के अगर इस प्रकार की आप आइडेंटिटी लेके आ जाएंगे, तो फिर आउटकम बाय डिफॉल्ट आएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, आइडेंटिटी पे आपको काम करना है। और हालांकि मैं इस टॉपिक पे थोड़ा बातचीत करना चाह रहा था, नॉलेज और एक्शन में कैसे हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए, लेकिन अगली बार के लिए इसको रख लेते हैं। अब मैं जो सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है आज की, उस पर मैं आपको लाना चाह रहा हूं, और वो स्लाइड अभी आपके सामने बिल्कुल आने ही वाली है। ये आ गई। सक्सेस लव्स स्पीड।
सफलता को रफ्तार पसंद है। आप में से सफलता कितने लोगों को पसंद है? सबको सफलता पसंद है। और सफलता को क्या पसंद है? रफ्तार पसंद है, स्पीड पसंद है। और स्पीड के लिए 3 महीने का ट्रैक सच के आपके सामने तैयार है। जुलाई, अगस्त, सितंबर। बहुत ज्यादा रोड मैप पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि रामकिशन सर जी जैसा रोड मैप बनाने वाले इस देश में बहुत कम हैं। उनकी जिस प्रकार की कैलकुलेशन रहती है, जिस प्रकार का पेपर वर्क वो करते हैं, डाटा पे काम करते हैं, वो अद्भुत अपने आप में। तो उन्होंने ऑलरेडी वो सारी चीजें सेट की हैं। मेरे से सर की बातचीत हुई है। तो बस आप अपने आप को आज से स्पीड जोन में ले जाइए। थोड़ा सा अलग अलग जोन रहते हैं ना, कई जगह जाते हो कि ये नो वाईफाई जोन है, यहाँ वाईफाई काम नहीं करेगा। ये पीस जोन है, तो यहाँ आवाज मत कीजिए ज्यादा। तो नो स्मोकिंग जोन रहता है। तो अभी आपने स्पीड जोन में चले जाना है आज के बाद में। कौन से जोन में? स्पीड जोन में। हर काम में थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आउटकम ऐसा होगा जैसा आप चाहते हैं। और ये लास्ट स्लाइड है जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, तो जोरदार तालियां बजा लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।